तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था कि एनिमल ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक बार हम पीछे की चीज़ों को अच्छी तरह से रिवीजन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एनिमल ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, और प्रजनन का मतलब होता है जंतुओं की संख्या में वृद्धि करना। अच्छा, एनिमल ब्रीडिंग के द्वारा क्या केवल हमको अपने पशुओं की संख्या में वृद्धि करना होता है? नहीं, बल्कि एनिमल ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है कि पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता को भी बढ़ाना। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एनिमल ब्रीडिंग के प्रोसेस में केवल पशुओं की संख्या को ही नहीं बढ़ानी, बल्कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पाद है, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी हमें इंक्रीज़ करना है। दैट मीन्स उस पशु के द्वारा या उस एनिमल से जो भी प्रोडक्ट की प्राप्ति हमको हो रही है, हमको उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है ताकि वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। साथ ही साथ में उसके परिमाण को भी हमको बढ़ाना है, मतलब उसके जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मिले। तो इस तरह से हमको ब्रीडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो एनिमल्स है उसकी सबसे ज़्यादा संख्या चाइना और इंडिया में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी केवल 25% ही है, जबकि वो दे सकते हैं 70% तक। तो हमें क्या हम एनिमल ब्रीडिंग में ये टेक्निक का यूज़ करें कि हम 25% से 70% की ओर हम ग्रोथ हम कर सकें। ठीक है, एनिमल से हम ऐसे प्रोडक्ट की प्राप्ति कर सकें जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो और जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हो। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रीड का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये एक ही नस्ल के जंतु हैं। एक ही नस्ल के जंतु हम कब बोलेंगे? जो एनिमल्स है वो दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो। अब यहाँ पे मैं आपको डॉगी का एग्जांपल देना चाहूँगी। क्योंकि जब लोग डॉगी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है तो उससे लोग पूछते हैं कि ये जो डॉगी है वो प्योर ब्रीड का है कि नहीं। दैट मीन्स जो डॉगी की होती है ना, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। लैब्राडोर आता है, जर्मन शेफर्ड आता है, पमेरियन आता है, और जो देसी कुत्ते जो घूमते रहते हैं वो आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। पहले एक वोडाफोन में आता था, छोटा सा एक डॉगी होता था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये 4 बताया। तो ये 4 क्या हैं? ये 4 तो हैं डॉगी है ना, ठीक है, लेकिन डॉग की मैंने अलग अलग नस्ल के बारे में मैंने आपको बताया। एक मैंने आपको लैब्राडोर ब्रीड के बारे में बताया, एक जर्मन शेफर्ड के बारे में बताया, एक पमेरियन ब्रीड के बारे में बताया, एक जो देसी वाले डॉग होते हैं उसके ब्रीड के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसको हम बोलते हैं एक ही नस्ल के जंतु। ठीक, देन इनब्रीडिंग में मैंने आपको क्या बताया था? इनब्रीडिंग को हम अंतः प्रजनन कहते हैं, और इसमें क्या होता है? व्हेन ब्रीडिंग इज़ बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग। मतलब जब हम सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है। ठीक है, एक ही नस्ल के जंतुओं के मध्य, एक ही नस्ल के जंतुओं के मध्य मतलब अब सोचो यहाँ पे कि कोई एक जंतु है ए, ठीक है, और ए का प्रजनन हमने ए से करवा दिया, तो रिज़ल्ट हमको ए ही तो मिलेगा ना। ए की मेटिंग अगर ए के साथ होगी तो उसका जो बच्चा होगा बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा, अर्थात ए होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे लैब्राडोर डॉग होता है, लैब्राडोर का प्रजनन अगर हमने लैब्राडोर के साथ करवा दिया तो हमको एल ही मिलेगा, मतलब हमको लैब्राडोर ही डॉगी की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी इनब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया गया। तो आइए पढ़ लेते हैं कि और इसके में और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अब आगे लिखा हुआ है कि इनब्रीडिंग में
जो ब्रीडिंग का प्रोसेस, ब्रीडिंग मतलब जो प्रजनन का प्रोसेस होता है वो 4-6 पीढ़ियों तक हमको मेटिंग मतलब उनके बीच में संगम अर्थात उसका जो स्पर्म होगा, ठीक है, उसको फीमेल के ओवम के साथ जो अटैच करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मेटिंग बोलते हैं। तो ये कम से कम 4-6 पीढ़ी तक होना चाहिए, तभी वो हम बोलेंगे कि ये इनब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। और ये 4-6 पीढ़ी आपको याद रखना है, बिकॉज अभी आगे आएगा प्योर लाइन टर्म। द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी is as follows: superior male and superior females of the same breed are identified and mated in pairs। ऐसे संगम से जो संतति प्रोजेनी उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए गए संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। ए सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल, स्काउ और बफेलो that produce more milk per lactation. On the other hand, a superior male is the bull which give rise to superior progeny as compared to those of other males। यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमें जो इनब्रीडिंग का प्रोसेस जो हमको करवाना है वो हम ये नहीं है कि हम किसी भी जंतुओं के मध्य इनब्रीडिंग का प्रोसेस हम करवा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सुपीरियर मेल, ठीक है, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। और ये सिलेक्शन कैसे करते हैं? ये सिलेक्शन को करने के लिए ही हमें उनके बीच में जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो 4 to 6 जनरेशन तक हमें करवाना पड़ता है। अब कैसे करवाएंगे? यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने लैब्राडोर डॉगी का ही मैं एग्जांपल आगे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लैब्राडोर एक लिया। हमें नहीं पता है कि ये लैब्राडोर प्योर है कि नहीं, प्योर क्या होगा ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हमने एक मतलब डॉगी लिया जो कि क्या है, जो कि एक लैब्राडोर है, ठीक है। मान लो आप मार्केट गए और मार्केट से आपने एक लैब्राडोर डॉगी को परचेज़ किया और आपने एक लैब्राडोर मेल डॉगी लिया और आपने एक लैब्राडोर फीमेल डॉगी को लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है मेल और ये है आपका फीमेल। यहाँ पे हम बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। एक लैब्राडोर हमने क्या लिया, मेल को लिया और दूसरे लैब्राडोर हमने फीमेल को लिया, ठीक। ये इसका फर्स्ट जनरेशन है। इस फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने इसकी मेटिंग करवा दी। तो जो बच्चा हुआ वो भी क्या हुआ, वो भी लैब्राडोर ही पैदा हुआ, ठीक है। ये अब मान लो कि ये आपका फीमेल पैदा हुई, ठीक है, फीमेल पैदा हुई। लेकिन जो डॉगी होते हैं आपको पता है 4 से 6 बच्चे उनके होते हैं, तो बहुत सारे हुए इस तरह से लैब्राडोर। तो हमने उसका वहाँ पे क्या किया, हमने थोड़ा सा उन 4-6 बच्चों को देखा, 4-6 बच्चों को देखा। उसमें से हमें पता चलता है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। डॉगीज़ का काम क्या होता है, घर की रखवाली करते हैं, कोई भी अगर अनजान पर्सन आते हैं तो उसको देख के भौंकने लगते हैं। तो उनमें एक्टिवनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने उनके एक्टिवनेस को देखते हुए उन्हीं में से इनके जो बच्चे हुए थे ना, इन्हीं के बच्चों में से क्या किया हमने, 2 का जो सुपीरियर थे 2 का हमने सिलेक्शन कर लिया। एक मेल का सिलेक्शन किया और एक फीमेल का सिलेक्शन किया और ये बना दिया जनरेशन नंबर 2। और फिर से क्या हुआ, इसी तरह से क्योंकि डॉगीज़ है तो डॉगीज़ के बहुत सारे बच्चे होंगे, तो फिर से क्या हुआ, एक लैब्राडोर का जनरेशन फिर से आ गया। अब हमने क्या किया, इस लैब्राडोर की मेटिंग, फिर इनके जो बच्चे हुए थे उसमें अब से सुपीरियर मेल और फीमेल को चुना। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कि थोड़े से सुस्त थे, उतने फुर्तीवान नहीं थे, तो हमने उनको वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। मैंने उनके बीच में हमने जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो होने ही नहीं दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि इन ब्रीडिंग में हम सिलेक्शन करते हैं और जो रिसेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें अच्छे कैरेक्टर्स नहीं रहते हैं, हम उनको इवैल्यूएशन के द्वारा हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये आ गया तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में भी क्या, इनके जो बच्चे हुए हमने उसके बीच में अब इनब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया और उसके फलस्वरूप हमको फिर से मतलब जो सुपीरियर, तब इसके भी बच्चों में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस, एकदम बड़ा और दिखने में काफ़ी हिष्ट पुष्ट और काम में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी एक डॉगी के कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो अच्छे वालों में से जो सबसे अच्छे होंगे उन दोनों को सबसे अच्छा फीमेल और सबसे अच्छे मेल का हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर हम इनके बच्चों का जब हमने मेटिंग करवाई, जब ये बच्चे बड़े हो गए तो फिर से क्या हुआ, लैब्राडोर पैदा हुआ। फिर से हमने वही प्रोसेस किया, लैब्राडोर की मेटिंग लैब्राडोर के साथ, और ये हो गया
4th जनरेशन तक। इसी तरह से हम इनमें मेटिंग करवाते जाएंगे 6th जनरेशन तक। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको एक मेंडल का, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स, तो उसमें एक टर्म आएगा प्योर लाइन, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये लैब्राडोर एक्चुअल में प्योर है कि नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता ये भी लैब्राडोर प्योर है कि नहीं, क्योंकि हमने तो इसको दुकान से परचेस करके हम लाए थे ना। लेकिन इन दोनों की मेटिंग जब हम करवाते गए तो एक लैब्राडोर में जो कैरेक्टर्स होते हैं, सुपीरियर जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल उसमें इनबिल्ट हो गए, मतलब बिल्कुल छप गए, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि हमारा डॉगी देखने में बहुत हिष्ट पुष्ट हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो भी कैरेक्टर्स हम चाहते हैं उन कैरेक्टर्स को हम वहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे उनके बच्चों के बीच में, और केवल उन्हीं बच्चों के बीच में हम मेटिंग होने देंगे जो कि सुपीरियर हैं, और बाकी को हम वहाँ से डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग का प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होता है, एक प्योर लाइन का मतलब, एक प्योर लाइन यहाँ पे एक बनती है। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि जो सिर्फ लैब्राडोर के कैरेक्टर होते हैं वही कैरेक्टर इसमें मौजूद रहें। ऐसा ही कुछ हम करते हैं काउस के बीच में भी, ठीक है। सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का हम वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। देन आगे क्या लिखा है कि इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। अब जब हम प्योर लाइन डेवलप कर रहे हैं तो होमोजाइगोसिटी तो वहाँ पे डेवलप होगी। जैसे मैंने आपको मटर के पौधे का एग्जांपल देके बताया था कि होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि एक जो जीन्स होते हैं उसके 2 एलील्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर फॉर्म है, ठीक है, या इस तरह का अगर फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, ठीक। तो इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब एक ही तरह के कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर हमें चाहिए केवल वही कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। दस इनब्रीडिंग इज़ नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनी एनिमल। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो एनिमल्स उसमें प्योर लाइन डेवलप करना हो तो हमें इनब्रीडिंग ही करवाना पड़ेगा। और इनब्रीडिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि जो हार्मफुल रेसेसिव जीन के कारण जो मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो रेसेसिव कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो उन एनिमल्स को हम वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। उन एनिमल्स को हमें देखना होगा, सेलेक्ट करना होगा और वहाँ से हम उन एनिमल्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों का संचयन में, मतलब अब क्या होते हैं इसी तरह से 4 to 6 जनरेशन तक जब हम इनब्रीडिंग का प्रोसेस एनिमल्स में करवाते आते हैं तो जो सुपीरियर किस्म के जो जीन्स होते हैं, अब जो भी कैरेक्टर्स किसी भी प्राणी में दिखते हैं वो तो जीन्स के कारण ही दिखते हैं ना। तो जीन्स के मतलब सुपीरियर किस्म के जीन्स का वहाँ पे संचयन हो जाता है, ठीक है, सेव हो जाते हैं तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो जीन अब उतने अच्छे नहीं होंगे वो भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे तो उन एनिमल्स को ही हम वहाँ से निकाल देंगे। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, ठीक। मतलब इसके द्वारा, इनब्रीडिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को नहीं समझ में आया था। हाउएवर continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduce fertility and even productivity। देखो, और this is called inbreeding depression। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम 4 to 6 जनरेशन याद रखना बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम किसी भी एनिमल्स में कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग को करवाते जाते हैं, मान लो हमने 10 जनरेशन तक हमने इनब्रीडिंग को करवा दिया और हमें लैब्राडोर की प्राप्ति हुई, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखने को मिलता है। मतलब एक ही जीन बार बार आते हैं तो वो जीन अब अपने आप को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ा होगा जीन्स में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रभावी, ठीक है, और एक होता है अप्रभावी। तो क्या हो जाते हैं, जो जीन्स है जो कि प्रभावी फॉर्म में मौजूद थे वो धीरे धीरे अप्रभावी होने लगते हैं। वो अपने गुण, मतलब उसके गुण क्या होने लगते हैं, ढकने लगते हैं, छुपने लगते हैं, और एक इनब्रीडिंग, बार इनब्रीडिंग करवाने जाने पर एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो, इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ करो लैब्राडोर की मेटिंग अगर हमने जर्मन शेफर्ड के साथ करवा दी, उन्हें लैब्राडोर की ब्रीडिंग अगर हमने जर्मन शेफर्ड के साथ करवा दी तो भी क्या मिलेगा, हमें लैब्राडोर की ही प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट यहाँ पे मतलब
यहाँ पे आपके जो हैं वो एक ब्रीड के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के बीच में अगर हमने ब्रीडिंग का प्रोसेस करवा दिया तो ये जो हमें लैब्राडोर मिला, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी अगर मतलब ये दिखने में बिल्कुल लैब्राडोर है, लेकिन इसमें मान लो 90% कैरेक्टर इसमें लैब्राडोर के हैं, लेकिन 10% कैरेक्टर इसमें जर्मन शेफर्ड के भी हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये लैब्राडोर का क्या है, सेम ब्रीड का है, मतलब है तो लैब्राडोर ही, सेम ब्रीड का है, बट अनरिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो अब इसको हमने मान लो स्टार वर्ड से इस तरह से दिखा दिया। तो ये जो लैब्राडोर है जिसमें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया था, इसकी ब्रीडिंग अगर हम सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल के साथ अगर इसकी ब्रीडिंग को करवा देते हैं तो फिर से हमें लैब्राडोर ही मिल जाएगा, लेकिन जो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीज़ हो गया है वो क्या होगा, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में कि सेम ब्रीड के अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम अगर हम ब्रीडिंग का प्रोसेस यहाँ पे करवा देते हैं तो क्या होता है, जो कैरेक्टर्स इनब्रीडिंग की वजह से लगातार इनब्रीडिंग की वजह से जो कैरेक्टर्स छुपने लगे थे, अपना प्रभाव वो अच्छी तरह से नहीं दिखा पाते, वो एक बार और प्रभावी हो जाते हैं और अपने आप को अच्छे से वो शो करने लगते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। तो जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब ब्रीडिंग पॉपुलेशन के सेलेक्टेड एनिमल्स का, ठीक है, ब्रीडिंग पॉपुलेशन के सेलेक्टेड मतलब सुपीरियर एनिमल का हम सेलेक्ट करेंगे और उसी नस्ल के अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स से संगम कराया जाए। इससे सामान्यतः जनन क्षमता, फर्टिलिटी तथा उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक, तो आई होप ये जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आया होगा। देखो, इसके साथ इसकी मीटिंग हो रही है तो हमें लैब्राडोर मिल रहा है एंड मतलब ठीक है, लेकिन मान लो अगर जर्मन शेफर्ड की मीटिंग अगर हम पमेरियन डॉगी के साथ अगर हम करवा देते हैं और रिज़ल्ट में हमको जर्मन शेफर्ड मिलता है, जर्मन शेफर्ड तो मिलेगा, लेकिन क्या ये प्योर जर्मन शेफर्ड होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऑफ पमेरियन के भी आएंगे। तो इसको बोलेंगे कि ये जो डॉगी है ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड का तो है, ठीक है, मतलब इसकी नस्ल तो जर्मन शेफर्ड है, बट ये सेम ब्रीड का अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल है। ठीक, अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है? आउटब्रीडिंग से एक चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ब्रीड का यहाँ पे के बीच में ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया जाएगा। तो आउटब्रीडिंग इज़ द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, आउटब्रीडिंग, देखो आउटब्रीडिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आउटब्रीडिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम उसकी स्टडी करते हैं। आउटब्रीडिंग इज़ द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individual of same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation। इसको हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये इतना जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि जो आउट ब्रीडिंग है उसको हम 3 तरह से करवा सकते हैं। पहला, आउट क्रॉसिंग हम किसको बोलेंगे? जस्ट अभी जो हमने पढ़ा कि अगर हम सेम ब्रीड के बट टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म की या हम आउटब्रीडिंग किसको बोलेंगे कि अगर हम सेम ब्रीड के बट टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में या टू अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में अगर हम आउट क्रॉसिंग को करवा दें या अगर हम ब्रीडिंग को करवा दें। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया है, टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ब्रीड। जैसे यहाँ पे एक लैब्राडोर है जो कि सुपीरियर है, लेकिन ये लैब्राडोर क्या है, इस पर स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्किंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो लैब्राडोर है ये ज़रूर इसकी मतलब ये प्योर ब्रीड नहीं है, इसकी जो मेटिंग है वो क्या हुआ है, वो किसी दूसरे ब्रीड के डॉगी के साथ करवा के इसको तैयार किया गया है, लेकिन है तो ये भी लैब्राडोर। तो इस तरह के बीच में मतलब इस तरह के एनिमल्स के बीच में जब हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं और जो हमको प्रोजेनी अर्थात जो हमको जिस डॉगी की प्राप्ति हमको होती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, आउट क्रॉसिंग है। आउट क्रॉसिंग एक आउट ब्रीडिंग का टाइप है।
आउट क्रॉसिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देन क्या है, आउट ब्रीडिंग का दूसरा टाइप है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, मतलब अब दो अलग अलग नस्लों के बीच में ही अगर हमने ब्रीडिंग का प्रोसेस करवा दिया, दैट मीन्स ये लैब्राडोर है और ये जर्मन शेफर्ड है, तो लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड के बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे या जब हम मेटिंग करवाएंगे या ब्रीडिंग करवाएंगे, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो उसको हम क्रॉस ब्रीड, मतलब जो भी प्रोजेनी, जो भी संतान मिलेगी उसको हम क्रॉस ब्रीड बोलेंगे। ठीक है कि ये क्रॉस ब्रीड है। ठीक, तो इस तरह की मतलब टू डिफरेंट ब्रीड का यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्या है, सेम ब्रीड है, ध्यान रखना, सेम ब्रीड है बट अनरिलेटेड है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड है, सेम ब्रीड के अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल के साथ जब हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। ठीक है, एंड आउट क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग। ठीक, एंड क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? टू डिफरेंट ब्रीड के बीच में, मतलब दो अलग नस्ल के बीच में, अब है तो ये डॉगी ही, लेकिन डॉगी की अलग एक नस्ल है, तो उनके बीच में जब हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक, देन फिर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर मतलब क्या होता है? मतलब इंटर मतलब होता है उनके मध्य में, स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज़, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण। तो अगर हम दो स्पीशीज़ के बीच में, मतलब दो डिफरेंट जाति वाले एनिमल्स के बीच में अगर हमने ब्रीडिंग का अर्थात हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवा दिया, अब ये तो खुद से तो होगा नहीं, ये तो मनुष्यों को ही करवाना पड़ेगा, तो मनुष्यों के द्वारा जो ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया जाता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, देखो टाइगर जो है ये एक डिफरेंट स्पीशीज़ है, लायन जो है ये एक डिफरेंट स्पीशीज़ है, इन दोनों के बीच में अगर हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो हमें टाइगॉन मिलता है। ठीक है, तो दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में अगर हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग ब्रीड के बीच में करवाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, और एक ही ब्रीड के टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नियंत्रित प्रजनन प्रयोग। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग में क्या होता है, देखते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसके वीर्य मतलब सीमेन एकत्रित करके प्रजनक द्वारा बाय द ब्रीडर द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतर्क्षेप कर दिया जाता है। द सीमेन may be used immediately or can frozen and used at later date. In this way, desirable mating are carried. ठीक है, artificial insemination help us overcome several problems of normal mating. अब अगर मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अगर मैंने आपको 4th चैप्टर पढ़ा दिया होता तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको समझ में आ गया होता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से दैट मीन्स जैसे कोई भी हमने क्या लिया, हमको चाहिए बहुत ही एक सुपीरियर मेल चाहिए, लेकिन सुपीरियर मेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने एक डेयरी फार्म खोल के तो रखा है, वहाँ पे हमने मतलब अपना रिसर्च लैब भी खोल के रखा है, और हमें एक सुपीरियर मेल चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी सुपीरियर मेल अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे शहर से, या तो हम मान लो कोई भी हमारा बुल है, तो या तो हम दूसरे शहर से, मान लो कि हमको हरियाणा से एक सुपीरियर एक मेल चाहिए, क्योंकि हमको अपने गाय को क्या करवाना है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस बुल को ला सकते हैं हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा की जो प्रजातियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, या तो हम इस बुल को ला सकते हैं
हरियाणा से गाज़ीपुर में लेके आएँ, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद हरियाणा जाएं और इस बुल को न लाके इसके जो सीमेंस होते हैं, सीमेंस का मतलब होता है कि उसके अंदर स्पर्म्स रहते हैं प्लस कुछ हार्मोन्स में मौजूद रहते हैं। तो स्पर्म्स और हार्मोन्स को कलेक्टिव फॉर्म में हम सीमेन प्रोड्यूस मतलब सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब इसको हम स्पर्म भी बोल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके जो शुक्राणु हैं केवल वो हम ला दें, ठीक है। अब इस पूरे तो बहुत लंबा बुल तो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो इस पूरे बुल को लाने की क्या ज़रूरत है। ला सकते हैं लेकिन वो काफ़ी खर्चीला प्रोसेस है। उससे अच्छा है कि हम इसके क्या करें, इसके हम कुछ शुक्राणुओं को लाएं और शुक्राणुओं को गाज़ीपुर में ला के आर्टिफिशियली एक इंजेक्शन में भर के लाएं और इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करें, जो हमारी फीमेल जो काऊ है उस फीमेल काऊ के अंदर हम उसको मतलब उसके जो ओवरी के अंदर है हम उसको जो स्पर्म्स है उसको हम इंजेक्ट कर दें। तो क्या होगा, तो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल रूप से उसको क्या करना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाना। Often, यद्यपि the success rate of crossing mature male and female animal is fairly low, मतलब इसमें क्या होता है, सक्सेस रेट बहुत ही लो होता है। Even though artificial insemination is carried out to improve chance of successful production of hybrid, other means are also used। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अन्य तरीक़ों का भी यूज़ करना होगा और वो अन्य तरीका क्या है, MOET। अच्छा, अब आप लोगों ने 10th क्लास में इतनी बातें तो आप लोगों ने पढ़ी ही हैं कि जो अगर हम हर मतलब फीमेल्स की बात करें, ठीक है, ह्यूमंस की अगर हम फीमेल्स की बात करें तो आपको पता है कि मंथ में एक बार, ठीक है, एक मंथ में क्या होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और केवल एक ही ओवम क्या होता है, मैच्योर होके, केवल एक ही ओवम क्या होता है, मैच्योर होके यूटेरस में प्रवेश करता है, ठीक है। केवल एक ही ओवम आता है और इसीलिए इसी तरह का प्रोसेस काउस में भी, दूसरे एनिमल्स, दूसरे जो मैमल्स उसमें भी होता है। तो सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। अब मान लो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा तो दिया लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होता है कि फर्टिलाइजेशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि भले ही जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो संख्या में बहुत ज़्यादा है लेकिन ओवम तो हमारे पास एक ही है। मान लो ये शुक्राणु इसके पास गया लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो ये ओवम तो हमारा ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारा जो हम उतनी दूर मेहनत करके हरियाणा गए और अपने मतलब बुल के स्पर्म को कलेक्ट करके हमने वहाँ से लाया, तो हमारी मेहनत तो पूरी बेकार हो जाएगी। इसके लिए क्या किया जाता है, इसी के लिए ये MOET का प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या लिखा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल मतलब जो ओव्यूलेशन होता है उसको हम मल्टीपल कर देते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ओव्यूल्स की प्राप्ति हो सके, जिससे क्या हो कि हमें जो एम्ब्रियो बने, मतलब बिल्कुल पक्का हो जाए कि अगर इंसेमिनेशन का प्रोसेस हुआ है, मतलब अगर जो शुक्राणु है अगर उसको यूटेरस के अंदर अगर डाला गया है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही होगा, और जो भी हमारा एम्ब्रियो बना है उसको हम ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। इस द सच प्रोग्राम फॉर हर्ड, मतलब जो भी हमारी गाय होती है उसको लिखा है यहाँ पे, हर्ड इम्प्रूवमेंट, गौ पशुओं में सुधार। इस विधि में एक गाय पुट्टक परिपक्वन। अच्छा, इसको मैं पढ़ने से अच्छा है कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँ। हमने यहाँ पे करते क्या है, हम MOET का प्रोसेस क्या करते हैं। MOET का फुल फॉर्म अभी मैंने क्या बताया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, आप सबको पता है एक साइकिल में एक ओवम का निर्माण होता है, लेकिन कोई भी, मैंने आपको बताया था क्लास 10th में कि कोई भी अगर फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड का जब जन्म होता है तो उसमें करीब बहुत सारे, मतलब लाखों उसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, लाखों फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम पुट्टिकाएँ बोलते हैं हिंदी में। ये पुट्टिकाएँ होती हैं और हर मंथ क्या होता है, एक एक पुट्टिका यहाँ पे मैच्योर होती है। जो एक फॉलिकल होता है यहाँ पे मैच्योर होता है और एक फॉलिकल के मैच्योर होने से हमें ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। एक फॉलिकल ही मैच्योर होगा हर एक साइकिल में और एक ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब हम चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूलेशन हो,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक FSH नामक हार्मोन होता है, आप जानते होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है ओवरी के अंदर जाके कि एक से ज़्यादा फॉलिकल्स क्या हो, मैच्योर हो और करीब 6 to 8 ओवम का निर्माण करें। किसके द्वारा ये होता है, हम क्या करते हैं, फीमेल के अंदर हम FSH हार्मोन को हम उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। तो FSH हार्मोन को डालने से मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डालने से क्या होगा कि जहाँ पे हमें एक ही ओवम की प्राप्ति हो रही, अब वहाँ पे हमें 6 से 8 ओवम की प्राप्ति होने लगेगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि 6 से 8 ओवम वहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे अब क्या होगा, जब हम इंसेमिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे, मतलब जब स्पर्म आएंगे, तो अब ये तो चांस पक्का हो जाएगा कि जाइगोट का वहाँ पे फॉर्मेशन, जाइगोट का वहाँ क्या लिख रहे हैं कि वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक, अब ये जो यहाँ पे जाइगोट बना है, जब वह आपका 8 से 32 सेल की अवस्था में पहुँच जाए, क्योंकि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आपका एक डिप्लॉयड है एंड और क्या है, यूनिसेलुलर होता है और बहुत ही जल्दी से ये डिवाइड करता है। तो जब ये डिवाइड करते करते 8 से 32 सेल की अवस्था में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको, ये सब तो मदर के यूटेरस के अंदर हो रहा है, तो मदर के यूटेरस के अंदर से हम क्या करेंगे, इस जाइगोट को निकाल लेंगे और किसी सैरोगेट मदर के अंदर हम इस जाइगोट को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये मदर जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ, ये मदर क्या हो जाती है, फिर फ्री हो जाती है नेक्स्ट MOET के प्रोसेस के लिए। ये सारा हुआ क्यों, सुपीरियरिटी का खेल है, सुपीरियर चाहिए हमको। हमने किया क्या था, फिर से एक बार आप देखें तो हमने एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का सिलेक्शन हमने किया। ठीक, अब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, अब जो भी डेयरी फार्म होता है उसमें हर गाय सुपीरियर नहीं होती, लेकिन हमको अब चाहिए कि हमारी हर एक काऊ जो हो वो सुपीरियर ही पैदा हो और जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही अच्छा हो। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक सुपीरियर फीमेल तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, प्लस हमें एक सुपीरियर यहाँ पे मेल भी चाहिए। ठीक है, तो सुपीरियर मेल के द्वारा जो भी हम स्पर्म को निकालेंगे वो हम इसके अंदर डालेंगे और फीमेल के अंदर हम क्या करेंगे, MOET का प्रोसेस करेंगे। MOET का प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। अब इस जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम किसी दूसरी काऊ, जो बहुत ही नॉर्मल सी काऊ है, उतनी अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हम किसी भी नॉर्मल काऊ के अंदर हम क्या करेंगे, उस जाइगोट का हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो सुपीरियर फीमेल वाली काऊ है ये फ्री हो जाएगी नेक्स्ट MOET का प्रोसेस करने के लिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट MOET का प्रोसेस करवाएंगे, फिर से जो सुपीरियर, मतलब सुपीरियर यहाँ पे हमको प्रोजेनिस मिल रही है ना, सुपीरियर बेबीज़ काऊ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सुपीरियर प्रोजेनी को फिर हम नेक्स्ट काऊ में उसको हम डाल देंगे। तो ये सब सैरोगेट मदर हैं। कुछ इसी तरह का प्रोसेस IUI और IVF में भी होता है। आपने सुना होगा बहुत से फीमेल्स होती हैं जो कि मतलब जिसको हम बोलते हैं जो कि इनफर्टाइल होती हैं, लेकिन मतलब किसी भी कारण वो बच्चे को अपने अंदर धारण नहीं कर सकती, लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उनमें हो सकता है, तो उनमें भी हम कुछ इसी तरह का प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सरोगेसी का मतलब सरोगेसी का यहाँ पे सहारा लेते हैं और जाइगोट को सरोगेट मदर के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होगा, जेनेटिक जो मटेरियल है वो तो इस सुपीरियर का ही तो रहेगा ना, जेनेटिक जो मटेरियल है वो इस सुपीरियर फीमेल का ही वहाँ पे रहता है, लेकिन जो शरीर की जो ग्रोथ होगी वो अब सरोगेट मदर के अंदर होगी। अच्छा, ये आप सभी को पता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारे में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं। अपने ह्यूमंस की बात करेंगे तो 46 होते हैं, जिसमें कि जब युग्मक का फॉर्मेशन होता है, युग्मक मतलब जब स्पर्म्स और ओवम बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम रहते हैं और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम रहते हैं और ये क्रोमोसोम मिलकर ही तो 46 बनाते हैं। फिर इसी का आगे चल के इसमें माइटोसिस होते 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 माइटोसिस होगा और 8 से 32 सेल वाली स्टेज बनेगी। ये इसके बीच में आते ही क्या होगा, हमको ट्रांसफ़र का प्रोसेस करना होता है, जिससे कि जो सुपीरियरिटी है, ठीक है, वो हम मेंटेन रख सकें और 25% से जो 70% पे हमको पहुंचना है वो हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
तो ये पूरा आज का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे रह जाएंगे, दैट मीन्स हनी कल्चर मतलब एपीकल्चर जिसको बोलते हैं, और फिशरीज़, ठीक है, मत्स्य पालन। तो वो बहुत ही इजी है, वो तो मैं जस्ट एक ही मतलब 10 मिनट के वीडियो में आई थिंक वो ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर क्लियर है तो मुझे बोलना कि हाँ क्लियर है, और अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने देखा था व्हाट्सएप पर कि आपके द्वारा पूछा गया था किसी बच्चे के द्वारा कि जो मैंने जो पोल्ट्री फॉर्म में जो था मतलब उसमें केवल गीज़ और टर्कीज़ को अंडरलाइन करके लिखा हुआ था। तो पोल्ट्री फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे केवल मुर्गी का पालन करेंगे, बल्कि वहाँ पे अलग अलग पक्षियों का हम पालन कर सकते हैं, जिससे कि हमें मतलब जिस भी पक्षी के हम अंडे का सेवन कर सकते हैं या उसके जो मांस होता है उसका सेवन कोई अगर कर सकता है तो उन सारे पक्षियों का वहाँ पे संग्रहण किया जाता है। तो हाँ, बताना हमको मुझको कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, और इसके पूरे नोट्स प्रॉपर वे में आप बना लेना, बिकॉज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। MOET का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाए क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। वीडियो मैंने बनाया भी और पता नहीं कैसे वो अपलोड होते होते वो डिलीट हो गया। आई थिंक शायद मोबाइल की मेमोरी पूरी फुल हो गई थी, तो फिर मैंने पूरा खाली किया मोबाइल को और फिर जाके मैं वीडियो बना पाई। तो आई होप आज आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।